जय हिंद। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए मॉडल पेपर भाग संख्या में 37 लेके आया हूँ। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, भारत सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे और वर्ल्ड जी के भी प्रश्न रहेंगे। यानी कुल मिला के आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए जैसा टेस्ट आने वाला है या फिर जैसा आपका पेपर वन रक्षक का आने वाला है वैसा का वैसा ही रहने वाला है। यानी सभी प्रकार की चीज़ों को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है और बहुत ही शानदार वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो विनंती रहेगी इसको आप पूरा का पूरा देखिएगा। और हाँ, आज के इस वीडियो को है ना आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में रहेंगे 36 प्रश्न यानी 36 प्रश्न रहेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न का आप आंसर चॉइस कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर उसके बाद में एंड में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि 36 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद को परखने का बहुत ही शानदार मौका है। हर प्रकार के हर टाइप के प्रश्न आज के इस वीडियो में रहेंगे। तो फटाफट आप सभी तैयार हो जाइएगा आज के इस लाइव टेस्ट को देने के लिए। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, अगर इसका आंसर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न ये है कि रेशम उत्पादन से संबंध रखने वाले पौधे का नाम है वो क्या है। बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इसका आंसर दीजिएगा मेरे सभी साथी। तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा रेशम उत्पादन से संबंध रखने वाले पौधे का नाम है वह है शहतूत, यानी ऑप्शन 2 आपका सही आंसर रहेगा। जिसने भी ऑप्शन 2 बताया है बिल्कुल सही आंसर है, और जिसने ऑप्शन 2 नहीं बताया है वो निराश ना हो, बिल्कुल आपके लिए काफ़ी प्रश्न आगे पड़े हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य मुख्यतः किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का ये। तो सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य है, ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। अब दोस्तों, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य है ये कौन से ज़िले में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में ये विस्तृत है। कौन सा अभयारण्य? सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों, अगर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि इस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना है वह कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1979 में इस अभयारण्य की स्थापना है वो की गई थी। और ये अभयारण्य है, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी अभयारण्य है, और इस अभयारण्य में सागवान के वृक्ष भी पाए जाते हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इतनी सारी बातों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न कैसा भी एग्जामिनर है वो बना सकता है। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी है वो कहाँ लगाई जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है लीलाला, बायतू, पचपदरा और बाड़मेर। मेरे सभी साथी इसका आंसर देंगे, बिल्कुल आंसर कीजिए ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो साथी इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान में जो रिफाइनरी है वो पचपदरा में लगाई जा रही है। कहाँ पे? पचपदरा में। ये पचपदरा किस ज़िले में पड़ता है? बाड़मेर ज़िले में पड़ता है। ध्यान रखना है, पचपदरा में एक और झील भी है राजस्थान की, खारे पानी की झील है, ठीक है ना। खारे पानी की झील कहाँ पे है? पचपदरा में है। यहाँ पे सर्वाधिक जो उत्तम क्वालिटी का जो नमक है वो पचपदरा से ही उत्पादित किया जाता है, और यहाँ पे है ना ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम मिला है, तो यहाँ पे रिफाइनरी भी लगाई जा रही है। चलिए, आज का तीसरा प्रश्न देख लिया अपन ने। चौथा प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत है वो कब हुई थी। बिल्कुल सही आंसर है। भारत में बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। अगर डेट का पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 7 अप्रैल को की गई थी, ठीक है ना। 7 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना दोस्तों। ये प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि पक्षियों को महत्व देने वाली राजस्थान की कौन सी ऐसी चित्रशैली है जिसमें पक्षियों को महत्व दिया जाता है। जयपुर, बूंदी, उदयपुर और देवगढ़। बिल्कुल सभी मेरे साथी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पक्षियों को जो महत्व दिया जाता है वो बूंदी शैली में दिया जा रहा है, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। कौन सी शैली में? बूंदी शैली में।
दोस्तों बूंदी शैली है, इसको क्या कहते हैं? पशु पक्षियों की चित्र शैली भी इसे कहते हैं। दोस्तों बूंदी के महाराजा हुए थे उम्मेद सिंह। उनकी काल में इस शैली को है काफ़ी पहचान मिली है और इस शैली का काफ़ी विस्तार उन्होंने करवाया था। बूंदी शैली का उत्कर्ष जो काल है वो भी उन्हीं के समय का माना जाता है। किनके समय का? राजा उमेद सिंह का। उनका शासनकाल 1748 से लेके 1771 तक रहा था। चलिए अब तैयार हो जाइएगा अगले प्रश्न के लिए। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि लंदन है वो कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? थेम्स, नील, ड्यूब या फिर उक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लंदन शहर, ये वर्ल्ड जीके का प्रश्न है, आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर, थेम्स नदी के किनारे पे। किस नदी के किनारे पे है? थेम्स नदी के किनारे पे स्थित है। कौन सा शहर? लंदन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो साथी अभी भी जुड़े हैं उनसे विनती रहेगी, आज का टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाला है, जिसमें भारत सामान्य ज्ञान रहेगा, राजस्थान सामान्य ज्ञान रहेगा, वर्ल्ड जीके रहेगा और सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे। तो अंत तक आप जरूर देखना। 7वां प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा राज्य है वो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, लेकिन आपको बताना है क्या है कि निम्न में से कौन सा राज्य है वो सभी ओर से भूमिबद्ध है, यानी चारों तरफ से स्थलीय सीमा ही है उसकी, कोई जलीय सीमा नहीं बनाता है। भूमिबद्ध का मतलब होता है स्थलीय सीमा। तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ कौन सा? ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों महाराष्ट्र है, इसके पास में समुद्र है, गुजरात के पास में भी है और एपी यानी आंध्र प्रदेश के पास में भी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ है ये कोई समुद्री सीमा नहीं बनाता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि 13 ताली नृत्य किस अवसर पर किया जाता है या फिर किनकी आराधना में किया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा रामदेव जी के मेले में है वो 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सी लोक देवता के मेले में? ये लोक देवता है रामदेव जी। इनका मंदिर है पोखरण में, ठीक है ना, पोखरण जो कि जैसलमेर ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे बाबा रामदेव जी का मंदिर है। बाकी इनके जन्म की बात करें तो जैसलमेर में इनका जन्म नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था बाड़मेर में। बाड़मेर की एक गाँव पड़ता है शिव तहसील में, ओंडू काश्मीर, ठीक है ना, ओंडू काश्मीर, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे कितने स्पोक में हैं? यानी राष्ट्रीय ध्वज है अपना जो तिरंगा, उसमें गोल चक्कर है, उसमें कितनी ऐसी लाइनें बनी हुई हैं, ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें 24 हैं। कितनी है? 24। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। 24 क्यों है? क्योंकि ये 24 घंटे का प्रतीक है, यानी एक दिन है वो 24 घंटे का होता है, तो 24 इसीलिए यहाँ पे घोतक हैं। और 24 घंटे जो अपना तिरंगा है वो फहराता रहता है, यही इसकी प्रतीक हैं। और दोस्तों दो जो तीलियां हैं या फिर दो लाइनें हैं उनके बीच में कितने डिग्री का कोण है? तो 15 डिग्री का है। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कैसे भी बनाकर। और दोस्तों तिरंगा है, इसको राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा कब मिला था? ध्यान रखना है 22 जुलाई 1944 को मिला था, ठीक है ना, 22 जुलाई और 1944 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदी का कि प्रकाश का विलोम शब्द है वो क्या है? आ गया है हिंदी का, तो देख लेते हैं, बाकी आएगा तो नहीं ऐसा प्रश्न। तो सही आंसर रहेगा अंधेरा। बिल्कुल ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है वो कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सैलिंजर। दोस्तों सैलिंजर हैं ये मारियाना जो गर्त हैं वो विश्व का सबसे प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त हैं, और उसी गर्त की जो अधिकतम गहराई है वो सैलिंजर डीप कहलाती है। क्या कहलाती है? सैलिंजर डीप।
जो कि 10,994 मीटर गहरा है। कितना है? 10,994 मीटर। तो दोस्तों ये क्या है? जो चैलेंजर डीप है यही है सबसे गहरा गर्त। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न के लिए आप सभी तैयार हो जाइएगा। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि वास्को डी गामा भारत में पहली बार कब आया था, या फिर उसने सबसे पहले अपना कदम है वो भारत में कब रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, सभी आंसर देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल आपने बता दिया है ना, 1498 यानी ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा है, उसने भारत में कालीकट बंदरगाह है वहाँ पे कदम रखा था। कौन सी बंदरगाह, ये भी आपको ध्यान रखना, कालीकट बंदरगाह। और उस समय पे कालीकट के या फिर अपन कह सकते हैं वहाँ के जो शासक हैं वो कौन थे? जोमरीन शासक थे। दोस्तों ये और वास्को डी गामा ये दक्षिण अफ्रीका से होते हुए भारत पहुंचा था। ठीक है ना, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, सुमित्रा नंदन पंत। तो बिल्कुल आपने आंसर बता दिया है, सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी है, इन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की है। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंट के मुंह में जीरा, इस कहावत का अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में है जीरा, इसका अर्थ क्या है? मतलब अत्यंत कम। ऑप्शन 1 रहेगा क्योंकि ऊँट का मुंह है बहुत बड़ा होता है ना, और जीरे के मुकाबले बहुत बड़ा होता है। तो जीरा होता है बिल्कुल छोटा सा इस टाइप से, और ऊँट का मुंह है इतना बड़ा सा होता है। तो ऊँट के मुंह में जीरा मतलब अत्यंत कम। ओके चलिए अगला प्रश्न है कि घी के दिए जलाने जो कहावत है उसका अर्थ क्या है, या फिर मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब खुशी मनाना, ये खुशी की बात होती है। घी के दिए कब जलते हैं? जब खुशी होती है तब घी के दिए जलते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। चलिए साथियों अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइएगा। गदर पार्टी का नेता कौन थे? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, या फिर वीडी सावरकर। बिल्कुल सभी आंसर देंगे। बिल्कुल सभी आंसर देंगे, आंसर देते जाइएगा। तो ऑप्शन 2 रहेगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी है, इनके जो नेता थे वो थे लाला हरदयाल। और साथ ही जो इनके एक और नेता थे जिनका नाम था सोहन सिंह भकना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सोहन सिंह ये भी इन्हीं पार्टी से संबंधित थे। ठीक है ना। और दोस्तों गदर पार्टी है ये कब बनाई गई थी ये आपको ध्यान रखना है, 15 जुलाई 1913 को। कहाँ बनाई थी? तो आपको ध्यान रखना है सैन फ्रांसिस्को जो नगर है वहाँ पे इसको बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, और इसके बारे में आप सभी को जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये गौरव की बात है कि लोंगेवाला की लड़ाई है ये किस ज़िले में हुई थी? राजस्थान के लोंगेवाला कौन से ज़िले में आता है? वहीं पे ये लड़ाई हुई थी 1971 में। तो इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल मेरे सभी साथियों ने आंसर दिया ना, जैसलमेर। लोंगेवाला की जो लड़ाई है साथियों वो कहाँ हुई थी? जैसलमेर में हुई थी। जैसलमेर में ही है लोंगेवाला। और कब हुई थी? 1971 में हुई थी। किस किस के मध्य में? भारत और पाकिस्तान के मध्य में, जिसमें भारत के 120 सैनिकों ने 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को हरा दिया था। भारत के कितने थे? केवल और केवल 120 120, और पाकिस्तान की तरफ से 3000 सैनिक, उनको हरा दिया था भारत के सैनिकों ने। तो अपने आप में ये एक गौरव की बात है। और दोस्तों लोंगेवाला को पाकिस्तान टैंकों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्थान को पाकिस्तान टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो लोंगेवाला जैसलमेर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न तैयार हो जाइएगा।
BITS कहाँ स्थित है? BITS इसका फुल फॉर्म होती है बिरला इंडस्ट्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, ठीक है ना। तो पिलानी झुंझुनू में स्थित है ये। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। BITS यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, इसकी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में पिलानी झुंझुनू में। चलिए अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान में कहाँ स्थित है? क्योंकि ये प्रश्न है हर विद्यार्थी के लिए, किसी को इजी लग रहा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की वन रक्षक और वनपाल की परीक्षाएं, इसको राजस्थान ही नहीं, हमारे यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, दिल्ली के स्टूडेंट भी फाइट कर रहे हैं। तो सामान्य प्रश्न है, आपको सामान्य लग रहा है लेकिन उनके लिए तो हार्ड है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सही आंसर ऑप्शन 1 रहेगा भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित हैं। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। कब की गई थी? 1956 में। लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है, वो कब दिया गया था? ये प्रश्न आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना 26 अगस्त और 1981 को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और 1985 में इसे यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। और ये NS 11 के ऊपर ही स्थित है। जसवंत थड़ा है, ये कौन से जिले में स्थित है? जसवंत थड़ा, तो ये है अपने राजस्थान के मरुनगरी जोधपुर में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। जसवंत थड़ा है, ये जोधपुर में स्थित है। यहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह की याद में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित शाही स्मारक भी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड जीके का प्रश्न है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर है, ये कौन कौन से महासागरों को जोड़ती है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर है ये जोड़ती है। दोस्तों ध्यान रखना है, पनामा नहर है, इसकी लंबाई है 72 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी है? 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें तो 90 मीटर है, ठीक है ना, 90 मीटर। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखना क्योंकि ये प्रश्न आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रेट वियर रीफ किस महाद्वीप के समीप स्थित हैं? 22 का आंसर दीजिएगा, सभी मेरे साथी देंगे। 22 का आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 23, फिनलैंड एक देश है, फिनलैंड, ठीक है ना, तो इसकी राजधानी का नाम क्या है? क्योंकि प्रश्न आ सकता है भाई, आया भी है अपने वन रक्षक के एग्जाम में। तो ऑप्शन 1 रहेगा हेलसिंकी, हेलसिंकी है ये फिनलैंड जो देश है इसकी राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और साथी बाबर की सेना के मध्य में ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में ये हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 76 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे 1526 है, ठीक है ना, माफ़ी चाहूँगा। 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। किसके मध्य में हुआ था? बाबर की सेना और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य में हुआ था। और दोस्तों ये पानीपत है, ये हरियाणा में स्थित है। यहाँ पे बाबर की सेना है वो विजयी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? काफ़ी चर्चा में भी रहे थे ये, सन 2010 में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में चूहे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? चूहे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, चूहों वाली देवी किस माता को कहते हैं? करणी माता को कहते हैं। करणी माता का मंदिर है, ये देशनोक में स्थित है।
किस स्थान पे? देशनोक में। और दोस्तों ये देशनोक है ये किस ज़िले में है? बीकानेर में है, ठीक है ना। और करणी माता के बचपन का नाम क्या था? ऐसा भी प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है रिदुबाई, रिदुबाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किस राजा ने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा ने करवाया था? जितने भी देख रहे हैं एक बार कमेंट करते जाइएगा। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1, महाराजा राय सिंह ने करवाया था, ठीक है ना। किसने करवाया था? राय सिंह ने। कब करवाया था? ध्यान रखना है 1589 से लेके 1593 तक, ठीक है ना, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का करण भी कहा था, ठीक है ना। इनको राजपूताने का करण भी कहा जाता है, किसको? महाराजा राय सिंह को। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि ताल शापर अभयारण्य है किस जिले में स्थित है? ताल शापर अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल आपने बता दिया ना, चूरू जिला, ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, आप सभी सही दे रहे हैं। जूनागढ़ दुर्ग ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। चिंतामणि दुर्ग भी इन्हें कहा जाता है, चिंतामणि। बाकी मेहरानगढ़ है ये जोधपुर के किले का नाम है। लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बेसरोडगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 रहेगा चित्तौड़गढ़ जिले में। बिल्कुल जितने भी चित्तौड़गढ़ जिला बताया है सही आंसर है। बेसरोडगढ़ अभयारण्य है ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य होता है, प्राकृतिक गैस का मुख्यतः, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। ये साइंस का प्रश्न है। एक और साइंस का भी देख लेते हैं कि सोने के आभूषण बनाने के लिए जो धातु मिश्रित की जाती है वह कौन सी है? सोने के आभूषण को बनाने के लिए जो धातु है उसमें मिलाई जाती है वो होती है कॉपर। कौन सी? कॉपर। ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। आपने भी ऑप्शन 4 ही बताया था ना मेरे साथियों, बिल्कुल ऑप्शन 4 बताया था आपने। चलिए अगला प्रश्न, जल का अधिकतम घनत्व होता है, कितना होता है? अधिकतम जो जल का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र शीत या फिर जिसको अपन कह सकते हैं कोल्ड डेजर्ट कहाँ स्थित है? यहाँ पे सर्दियों में जो तापमान है वो 0 डिग्री से लेके 28 डिग्री के बीच में रहता है, जबकि गर्मियों में वो 3 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता है। तो सही हो जाएगा लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश है अब। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे और आज का अंतिम प्रश्न भी रहेगा कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तिरंगे को कब स्वीकार किया? इस प्रश्न का आंसर मैंने बताया था ना वीडियो की शुरुआत में भी, अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो। ऑप्शन 1 रहेगा 1947 को 22 जुलाई को, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की 37वीं क्विज, जिसमें इंडिया जीके भी था, वर्ल्ड जीके भी था, राजस्थान सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न थे और कुछ प्रश्न साइंस के भी थे।
तो दोस्तों अगली जो क्लास है वो सुबह 10 बजे लगेगी कल, ठीक है ना, सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और अब आपको स्कोर भी बताना है ना कि आपका स्कोर कितना हुआ है, 36 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, राइट बताना भाई, ठीक है ना, सभी बताएंगे। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।